हेलो, जय हिंद दोस्तों। अगर आपका मेजर टू पॉलिटिकल साइंस है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आप लोग को मेजर टू पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर कराने वाला विथ आंसर, यानी आंसर भी सभी क्वेश्चन का कराने वाला हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और 15 मार्क्स तीनों का क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाला हूँ। यह सेमेस्टर 2 सेशन 2025-29 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन पेपर है और देखिए, आप लोग एग्ज़ाम जानते हैं। मेजर आप लोग को याद रखना है, मेजर, एमडीसी और माइनर, जिसे अब बदल कर दिया है एसी। एसी होगा या एवी होगा, आप लोग जानते होंगे फुल फॉर्म। एसी एसोसिएटेड कोर या एवी एसोसिएटेड वोकेशनल, दोनों में से कोई आप लोग का एक होगा। तो ये सब तीनों पेपर, मेजर, एमडीसी, एसी, ये तीनों सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जो सेम पैटर्न होगा। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यही सेम पैटर्न तीनों में रहेगा। तो आप लोग को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर अब। तो द पहला क्वेश्चन है, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी यानी विचारधारा का अंत, पुस्तक के रचयिता कौन है। देखिए, हिंदी में आएगा तो क्या लिखा जाएगा, विचारधारा के अंत के पुस्तक के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल बेल। कौन हो जाएंगे, डेनियल बेल। ये क्वेश्चन 2-3 सालों से रिपीट हो रहा है, आप लोग को याद रखना है, डेनियल बेल याद रखना। आगे बढ़ते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि विचारधारा के अंत के प्रमुख कह सकते हैं चिंतक कौन है, तो आप लोग को बताना है क्या, डेनियल बेल ही। आगे बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, व्यवहारवाद पहले क्या क्रांति चला था, व्यवहारवाद। उसके बाद क्या चला था, उत्तर व्यवहारवाद। पोस्ट कहा जाता है, इंग्लिश में पढ़िएगा, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। यानी पहले क्या चला था क्रांति, तो व्यवहारवाद चला था, उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। यानी व्यवहारवाद के जो बाद के काल को, उसको क्या कहा था, उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख चिंतक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा डेविड स्टर्न। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में, डेविड स्टर्न। और दूसरा हो जाएगा, चिंतकों लिखा है तो 2 लिख देना है, आंसर आप लोग को इजीली मार्क्स मिल जाएगा। और दूसरा हो जाएगा रॉबर्ट ए डाहल। क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ए डाहल। क्लियर करते हैं, एक डेविड स्टीन हो जाएगा, दूसरा रॉबर्ट ए डाहल। ये जो आप लोग देख रहे हैं, उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद, ये सब क्रांति कहाँ चली थी, तो दक्षिण के देशों में। रॉबर्ट ए डाहल हो जाएगा, आप लोग को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। किसी एक राजनीतिक व्यवस्था का नाम बताइए जो बहुसंस्कृतिवाद का उदाहरण हो। बहुसंस्कृतिवाद मतलब कह सकते हैं जहाँ अनेक संस्कृति हो। तो अनेक संस्कृति कहाँ है, तो भारत में कह सकते हैं। भारत में आप लोग जानते हो बहुत संस्कृति है, तो भारत भी बता सकते हैं, कनाडा भी बता सकते हैं, स्विट्जरलैंड भी, ये सब सभी आंसर हो जाएंगे। तो कोई भी एक बता सकते थे, तो इसका आंसर भारत क्लिक करते हैं, यानी क्लिक करते हैं, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो आप लोग को लिख देना था भारत। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर प्रश्न है, किसने कहा था व्यवहारवादी आंदोलन एक विरोध है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग को बताए थे, उत्तर व्यवहारवाद के समर्थक कौन थे, तो प्रमुख चिंतन में रॉबर्ट ए डाहल। तो रॉबर्ट ए डाहल ही बताए थे कि व्यवहारवाद एक आंदोलन, यानी एक आंदोलन विरोधी था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ए डाहल। आगे बढ़ते हैं। नेम थोड़ा आप लोग को लगता होगा अटपटा, क्योंकि ये पश्चिम के क्रांतिकारी विचारक ये सब थे, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो नंबर प्रश्न, नागरिक समाज शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया, तो नागरिक समाज शब्द पहली बार प्रयोग एडम। अगर आप लोग फ्री फायर खेलते हैं तो जानते होंगे, एडम 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 कैरेक्टर को। तो एडम क्या हो जाएगा, एडम फर्ग्यूसन, एडम फर्गूसन। और क्रिकेट देखते होंगे तो जानते होंगे फर्गूसन को, लकी फर्गूसन। तो आप लोग अगर फ्री फायर खेलते होंगे तो ये नाम याद होगा, और साथ में अगर क्रिकेट देखते हैं तो बहुत जल्दी याद कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ से देख लीजिए, देखिए आप लोग को फिक्स बता देते हैं कि व्यवहारवाद से क्वेश्चन आएंगे, और लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। एक तो 15 मार्क्स में फिक्स है, 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स में आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। व्यवहारवाद प्लस उत्तर व्यवहारवाद, यानी व्यवहारवाद के जो बाद के काल थे उनके विषय में, उसी को उत्तर व्यवहारवाद कहा जाता है। तो इससे लगभग 2 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, यानी 30 नंबर के आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करके जाना है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। तो पहला प्रश्न है, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने लॉन्ग लिया है, ताकि अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आए तो इजीली आप लोग लिख पाइएगा। और दूसरा है, नागरिकता को भी परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, 15 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन में आए, तो नागरिकता के विषय में भी आप लोग को क्वेश्चन करके ही जाना है। और यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं।
आप लोग को 6 प्रश्न मिलेंगे, देख सकते हैं। उत्तर व्यवहारवाद आप लोग को बताएं सबसे इम्पोर्टेंट है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद, ये दोनों आप लोग को करके ही जाना है। तो देखते हैं 5वां प्रश्न, उत्तर व्यवहारवाद क्या है, उसकी प्रमुख विशेषताएं निर्दिष्ट कीजिए। क्या आप राजनीतिक पतन के विचार की अवधारणा से सहमत हैं, बताएं। जो आप लोग को बताएं एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो इस विचार से आप सहमत हैं, तो आप लोग को बताना है। ये क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन है मार्क्स, आप लोग पढ़े होंगे मार्क्स के विषय में, मार्क्सवाद के सामाजिक क्रांति के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये 6वां क्वेश्चन है आप लोग का। और नागरिकता क्या है, जैसा कि आप लोग को बताएं नागरिकता क्या है, भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए तरीके क्या हैं, तो ये सब आप लोग को 7वां क्वेश्चन। और नागरिकता के विषय में भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग के एग्जाम में। बहुसंस्कृतिवाद, ये भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर आप लोग लास्ट 2 ईयर क्वेश्चन देखिए, बहुसंस्कृतिवाद, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, 3 ही टॉपिक से आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सब टॉपिक आप लोग को मिस नहीं करना है, एकदम पढ़ के ही जाना है। यही तीनों टॉपिक कर लीजिएगा तो लगभग 45 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग ईजिली बना पाइएगा। 45 में से 35-30 ला पाइएगा। राजनीतिक सिद्धांत का उदयामीन नई प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए, यानी जो नए राजनीतिक सिद्धांत थे उन सबका कैसे उदयामीन मतलब कैसे धीरे धीरे उसका प्रभुत्व या दबदबा खत्म होने लगा था, और नई प्रवृत्तियां जो थी यानी जो नई विचारधारा थी उनकी कैसे धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, उनका चर्चा करना है आप लोग को। तो चलिए यहाँ से देखते हैं आंसर। नागरिकता की परिभाषा दीजिए। देखिए नागरिकता क्या होता है, आप लोग भी नागरिक हैं, कहाँ के, तो भारतीय नागरिक हैं। तो नागरिकता का परिभाषा क्या हो जाएगा, नागरिकता किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित वह कानूनी एवं राजनीतिक संबंध है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य का सदस्य माना जाता है। यानी नागरिकता क्या है, तो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच स्थापित वह कानूनी राजनीतिक संबंध है। क्या है, तो राज्य और व्यक्ति के बीच राजनीतिक संबंध है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य का सदस्य माना जाता है। नागरिकता व्यक्ति को अनेक अधिकार प्रदान करती है, जैसे समानता का अधिकार। ये आप लोग बताइए संविधान के किस अनुच्छेद में, तो आप लोग को बता ही देते हैं। अनुच्छेद अगर मौलिक अधिकार देखिए तो 14 से 18 है, तो 6 मौलिक अधिकार है, और 6 मौलिक अधिकारों में से पहला मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 है उनमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये सब भी आप लोग पॉइंट बना के लिख दीजिएगा ताकि जो कॉपी चेकर रहेगा उसको लगेगा कि नहीं स्टूडेंट पढ़ा है, तो आप लोग को आसानी से मार्क्स मिल जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये 1922 आर्टिकल में है, और मतदान का अधिकार तथा कानून द्वारा प्राप्त अन्य नागरिक अधिकार, इसके साथ नागरिकों को कुछ कर्तव्य भी होते हैं, और मौलिक कर्तव्य जो दिए गए हैं संविधान में आप लोग जानते होंगे। 51A 51 क कहा जाता है, जैसे संविधान और कानून का पालन करना। ये जो आप लोग जानते हैं आर्टिकल 51 का ए में ही दिया गया है। देश की एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा समाज के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करना। यानी देखिए नागरिकता का परिभाषा क्या है, देश और व्यक्ति के बीच राजनीतिक संबंध को क्या कहेंगे, नागरिकता कहेंगे। और नागरिकता अगर किसी भी राज्य या देश के होते हैं तो आप लोग को वहाँ के कर्तव्य पालन करना चाहिए, वहाँ के जो राष्ट्रगान, राष्ट्र कह सकते हैं संविधान है, उन सब का पालन करना चाहिए, और जो आप राज्य में रह रहे हैं उनके प्रति आपका कर्तव्य होना चाहिए और जिम्मेदार व्यवहार करना चाहिए। ये हो गया नागरिकता की परिभाषा। थोड़ा विशेषता देख लेते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकता केवल अधिकार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है बल्कि जिम्मेदारी निभाने की भावना भी है। एक आदर्श नागरिक अपने अधिकारों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, यानी जो एक अच्छा नागरिक होता है वह अपने अपने जो अधिकार दिए जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, इन सब अधिकार का उपयोग विवेकपूर्ण मतलब कह सकते हैं बुद्धि से उपयोग करता है, यानी दिमाग से कह सकते हैं, दूसरे के अधिकारों का सम्मान करता है। इस प्रकार नागरिकता व्यक्ति को राज्य से जोड़ती है तथा लोकतंत्र मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये 15 मार्क्स में भी आप लोग के एग्जाम में देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न, व्यवहारवाद। ये क्वेश्चन लॉन्ग लिए हैं ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएँ, और ठीक से आप लोग के एग्ज़ाम में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवाद राजनीति और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन की ऐसी पद्धति है जिसमें संस्थाओं के बजाय व्यक्तियों तथा समूहों के वास्तविक व्यवहार को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। यानी व्यवहारवाद क्या है, तो व्यवहारवाद में
राजनीतिक और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, तो इसमें जो व्यवहारवाद को स्पष्ट भाषा में समझिएगा तो वो व्यवहारवाद मतलब कह सकते हैं व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तियों के जो व्यवहार हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है वैज्ञानिक ढंग से, यानी साइंटिफिक वे में, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्यवहारवाद। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य राजनीति व्यवहार को तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर समझना, यानी राजनीतिक व्यवहार यानी कैसा व्यवहार हो रहा है, लोग स्वतंत्र हैं या मतदान स्वतंत्र है ना मतदान के लिए, तथ्यों जो प्रमाण दिए जा रहे हैं यानी जो फैक्ट दिए जा रहे हैं उनके आधार पर वह वोट कर रहे हैं या नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो इसका उद्देश्य होएगा राजनीतिक व्यवहार और तथ्यों यानी जो व्यवहार होते हैं और फैक्ट होते हैं उन सबका आधार समझना। आगे बढ़ते हैं, व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, यानी कौन कौन सी विशेषता है व्यवहारवाद का, तो इसका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक अध्ययन। व्यवहारवाद राजनीतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित पद्धति पर बल देता है। और दूसरा पॉइंट है मानव व्यवहार पर जोर, यह व्यक्ति समूह मतदाता तथा राजनीतिक संगठनों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यवहारवाद में, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अनुभव एवं तथ्यों का प्रयोग। सर्वेक्षण, साक्षात्कार, आंकड़े और निरीक्षण जैसी अनुभवजन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। अनुभवजन्य मतलब कह सकते हैं जिसका एक्सपीरियंस है उसी को कह सकते हैं अनुभवजन्य। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न है वस्तुनिष्ठता। व्यक्तिगत विचारों यानी जो पर्सनल आइडियोलॉजी या कह सकते हैं पर्सनल आइडियाज़ होते हैं एवं पूर्वाग्रह मतलब कह सकते हैं जो कोई भी विचार आप पहले से मान चुके हैं, पहले से आप उसके समर्थक हैं, तो वो हो गया पूर्वाग्रह, से अलग रहकर निष्पक्ष अध्ययन पर बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठता है उनमें क्या कहता है, जो आपके व्यक्तिगत विचार हैं और जो आपके पूर्वाग्रह यानी जो पहले से आप मानते हैं उनसे अलग रहकर यानी निष्पक्ष रहकर, यानी उन विचारों में ना सम्मिलित होकर निष्पक्ष तरीके से अध्ययन पर बल दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो वस्तुनिष्ठता। परिमाणीकरण क्या हो जाएगा, तो जहाँ संभव हो राजनीतिक व्यवहार को आंकड़ों और मापनीय तथ्यों के माध्यम से समझने का प्रयास किया जाता है। परिमाणीकरण देखते हैं अब सामान्यीकरण क्या है, तो सामान्यीकरण हो जाएगा अलग अलग घटनाओं के अध्ययन से सामान्य सिद्धांत एवं निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, तो सामान्यीकरण। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार व्यवहारवाद ने राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक तथ्यपरक यानी फैक्ट चेक कह सकते हैं और व्यवहार केंद्रित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के लगभग 15 मार्क्स देख सकते हैं, अगर शब्दों में देखें तो लगभग 1.5 पेज, 1 पेज है, 1 पेज प्लस है, तो ये आप लोग 10 मार्क्स में हो जाएगा, लेकिन आप लोग जब लिखिएगा तो लगभग 200 शब्द हो जाएंगे और लगभग 2 से 2.5 पेज ये आंसर लिख सकते थे नागरिकता विषय में। देखिए नागरिकता के विषय में आएगा दो क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएंगे फिक्स है, और दोनों क्वेश्चन में आप लोग को हल्का हल्का सेम आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवाद पढ़ने के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए, उत्तर व्यवहारवाद, यानी उसका कालक्रम भी देखेंगे, पहले व्यवहारवाद आया था उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद। तो उत्तर व्यवहारवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, उन पर चर्चा करना है। तो देखते हैं, उत्तर व्यवहारवाद यानी इंग्लिश में कहें तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के विरुद्ध विकसित हुआ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, यानी जो बिहेवियरलिज्म था यानी व्यवहारवाद का उन्हीं के विरुद्ध यानी विरोध में विकसित हुआ एक दृष्टिकोण है। व्यवहारवाद ने राजनीति अध्ययन को वैज्ञानिक तथ्यपरक और अनुभव आधारित बनाने पर जोर दिया, लेकिन उसके आलोचकों का मानना था कि केवल तथ्यों और आंकड़ों के अध्ययन से समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। इस क्रिया के रूप में उत्तर व्यवहारवाद का विकास हुआ, यानी जो उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख चिंतक थे उन सबका कहना था कि केवल वैज्ञानिक तथ्यपरक और अनुभव आधारित अध्ययन पर जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन नहीं हो सकता, यानी समाधान नहीं हो सकता। तो उन्हीं के खिलाफ यानी उन पद्धति को ना अपनाने के लिए उन्होंने अपना खुद का विचारधारा डेवलप किया, जिसको क्या नाम दिया, उत्तर व्यवहारवाद। और इसके प्रमुख समर्थक आप लोग को बताया था डेविन स्टीन, और जो किताब भी बताया था आप लोग को द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, उसके रचयिता कौन है, तो डेनियल बेल हो जाएंगे। और ये डेविड स्टीन कौन है, तो डेविड स्टीन है
को इसके प्रमुख विचारकों में माना जाता है। यानी उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख चिंतक आप लोग को बताए थे, उनमें एक कौन है, तो डेविड स्टर्न हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य राजनीति अध्ययन को सामाजिक मूल्यों तथा नैतिकता और वास्तविक समस्याओं से जोड़ना था। यानी जो उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य था तो वह क्या था, तो राजनीतिक अध्ययन को सामाजिक मूल्यों, यानी लोगों का सम्मान होना चाहिए, गरीबी कम होना चाहिए, ये सब सामाजिक मूल्य हो गए। नैतिकता मतलब हर एक व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए, दूसरे के प्रति कह सकते हैं दयालु, और कह सकते हैं भाईचारा का भावना होना चाहिए, और वास्तविक समस्याओं से जोड़ना ही व्यवहारवाद का, उत्तर व्यवहारवाद का उद्देश्य था। अब देखते हैं प्रमुख विशेषता क्या थी उत्तर व्यवहारवाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है प्रासंगिकता पर जोर, मतलब रिलेटेड था मतलब जो वास्तविक मुद्दे थे उन पर जोर दिया जाता था। तो राजनीति अध्ययन केवल सैद्धांतिक या अकादमिक न होकर, एकेडमिक मतलब कह सकते हैं केवल शिक्षा पर आधारित न होकर समाज की वास्तविक समस्याओं से संबंधित होना चाहिए। पहला जो पॉइंट है वो बता रहा है वास्तविक समस्याओं से जोड़ रहा है, यानी जो रिलेटेड है उस समाज के लिए उसी पर कह सकते हैं बात कर रहा है। और दूसरा है मूल्यों का महत्व। उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान में मूल्यों और नैतिक विचारों को महत्वपूर्ण मानता है। वह राजनीति का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता है, राजनीति का अध्ययन मूल्य निरपेक्ष नहीं हो सकता। यानी बता रहा है कि केवल नैतिक विचारों को महत्वपूर्ण मानता है। नैतिक विचार जैसे ईमानदारी होना चाहिए, लोगों को प्रति दयालु होना चाहिए, मदद करने की भावना होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण मानता है। साथ ही वह राजनीतिक अध्ययन के मूल्य निरपेक्ष, यानी बिना मूल्यों के नहीं हो सकता, इनका मानना था। और तीसरा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन पर बल। इसका उद्देश्य केवल राजनीति व्यवस्था को समझना नहीं, बल्कि समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने में भी योगदान था। यानी राजनीति को ही नहीं, समाज को भी डेवलप करना था। सामाजिक परिवर्तन पर बल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है तथ्य और मूल्य पर समन्वय। समन्वय मतलब क्या सकते हैं, मिला जुला, यानी तथ्य भी था और मूल्य भी थे। उत्तर व्यवहारवाद वैज्ञानिक तथ्यों को महत्व देता था, लेकिन उन्हें सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों से जोड़कर देखता था। यानी जो उत्तर व्यवहारवाद था वह तथ्य और मूल्य का समन्वय था, यानी मिला जुला था। यानी वह तथ्य का भी सम्मान करता था और मूल्यों को भी साथ लेकर चलता था। अगला पॉइंट देखते हैं, पांचवा है सामाजिक समस्याओं का समाधान। तो गरीबी, असमानता, अन्याय, ये सब क्या हो गए, सामाजिक समस्याएं हो गए। हिंसा, शोषण जैसी समस्याओं के अध्ययन पर विशेष ध्यान दिया गया। किसमें, उत्तर व्यवहारवाद में। राजनीति विज्ञान का उपयोगिता। राजनीतिक ज्ञान का उपयोग समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाना, यानी केवल आइडियोलॉजी नहीं दिया, यानी विचारधारा नहीं दिया, उसको अपनाने के लिए जोर दिया। परिवर्तन और क्रिया पर बल। उत्तर व्यवहारवाद केवल ज्ञान प्राप्त करने के बजाय राजनीति और सामाजिक समस्याओं पर सक्रिय रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल देता था। यानी केवल ज्ञान ही नहीं दे रहा था, उन पर सक्रिय रूप से, यानी एक्टिव तरीके से सभी को प्रेरित भी कर रहा था। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को केवल वैज्ञानिक तथ्यों तक सीमित न रखकर उसे मानव मूल्यों, सामाजिक न्याय और वास्तविक जीवन की समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद मतलब क्या समझे। देखिए उत्तर व्यवहारवाद पहले डेवलप क्यों हुआ, तो जो व्यवहारवाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्यपरक था उन पर ही केवल ना जोर देकर जो सामाजिक समस्याएं थी, वास्तविक समस्याएं थे, उन पर जोर देने के लिए एक नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा गया। और उत्तर व्यवहार में केवल वैज्ञानिक तरीके से ही नहीं, साथ साथ सामाजिक समस्याओं को समाधान करने की जो विचारधारा शामिल की गई। और तो इसी तरह आप लोग को भी आंसर लिखना है, थोड़ा आप लोग को सीक्वेंस समझ लेना है, उसके बाद आप लोग को आंसर लिखना है। यानी जब भी शुरू करना है तो पहले उत्तर व्यवहारवाद की जो खामियां थी उनको बताना है, उसके बाद आंसर शुरू करना है। तो क्या आप राजनीतिक सिद्धांत के पतन, यानी डिक्लाइन मतलब होता है पतन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन, या क्वेश्चन में राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारों का अंत, दोनों में से कुछ भी आए तो आप लोग को यही लिखना है। देखिए राजनीतिक विचार और राजनीतिक सिद्धांत एक हो गए, और पतन मतलब क्या होता है, समाप्ति, और अंत मतलब भी क्या होता है, समाप्ति। तो इस पर आप सहमत हैं, टिप्पणी कीजिए, यानी आपको कमेंट करना है, जो आप लोगों को हम कभी कभी बोलते हैं, कमेंट कीजिए। तो इसमें भी आप इसका आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है।
राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे राज्य, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र और नागरिकता जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो राजनीतिक सिद्धांत है उनमें क्या क्या अध्ययन किया जाता है, तो राज्य, सत्ता, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार यानी एटसेट्रा, इन सभी पर अध्ययन किया जाता है। 20वीं शताब्दी के मध्य कुछ विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हो रहा है। यानी जो राजनीतिक विचारधाराएं थी उन सबका धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, यानी समाप्त हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या बताया, तो राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद और वैज्ञानिक पद्धति का बढ़ता प्रभाव। यानी जो आप लोग पढ़े थोड़ा देर पहले कि वैज्ञानिक व्यवहारवाद में वैज्ञानिक साइंटिफिक वे का बहुत प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसी को क्या माना गया, तो उसी को माना गया राजनीतिक सिद्धांत का पतन का कारण। व्यवहारवादियों ने राजनीतिक सिद्धांत के पारंपरिक दार्शनिक और नैतिक प्रश्नों की अपेक्षा मतलब कह सकते हैं इग्नोर किया है, और राजनीतिक व्यवहार, आंकड़ों और अनुभवजन अध्ययन को अधिक महत्व दिया है। इससे राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता पर प्रश्न उठने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, तो यानी समाप्त हो रहा था, उनके कारण क्या थे, तो इसका आंसर होगा पहला, व्यवहारवाद का प्रभाव। तो व्यवहारवाद का प्रभाव देखते हैं। राजनीति के विज्ञान और अनुभवजन को अध्ययन को अधिक महत्व मिलने से पारंपरिक राजनीतिक चिंतन कमजोर हो गया। यानी जो परंपरा से चला आ रहा था वह धीरे धीरे कमजोर हो गया और साइंटिफिक वे को अधिक महत्व मिलने लगा। तो यह पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, मूल्य निरपेक्षता। यानी जो वास्तविक समस्याएं थी उनको ना बताकर केवल साइंटिफिक वे बताया गया, वह मूल्य निरपेक्षता कह सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान को मूल्यों से अलग करके केवल तथ्यों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया, ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण है अनुभवजन अध्ययन। तो राजनीतिक संस्थाओं और मानव व्यवहार के आंकड़ों पर अधिक ध्यान दिया गया, ये हो गया अनुभवजन अध्ययन। पारंपरिक दर्शन की आलोचना, तो न्याय, आदर्श राज्य और नैतिकता जैसे प्रश्नों को कई बार अव्यावहारिक माना गया, ये चौथा कारण था। यहाँ से अगला पॉइंट है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत को पूर्ण पतन की धारणा उचित नहीं। यानी जो पूरा पतन नहीं मान सकते हैं लेकिन पतन मान सकते हैं। बाद में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान यानी फिर से कह सकते हैं जन्म हुआ, और जॉन रॉल्स, यहाँ देख सकते हैं जॉन रॉल्स, थोड़ा साइड कर दें, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, हन्ना अरेंट आदि विचारकों ने न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार और समानता जैसे विषयों को फिर से महत्वपूर्ण बनाया। आज राजनीतिक सिद्धांत मानवाधिकार, लोकतंत्र, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय, बहुसंस्कृतिवाद, पर्यावरण और वैश्वीकरण और नागरिकता जैसी आधुनिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यह किनके कारण पॉसिबल हो सका, तो जॉन रॉल्स, हन्ना अरेंट, ये सब आदि विचारकों के कारण। अतः यह कहना अधिक उचित होगा, यह कितना मस्त सुनने में लग रहा है, अतः यह कहना अधिक उचित होगा कि राजनीतिक सिद्धांत का पूर्ण पतन नहीं हुआ, बल्कि उसके स्वरूप और विषयों में परिवर्तन आया। आधुनिक राजनीति की जटिल समस्याओं को समझने के लिए राजनीति सिद्धांत आज भी अत्यंत आवश्यक हैं। तो इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। पूरा पीडीएफ यहीं तक वीडियो रखते हैं, आप लोग को पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ से आप पूरा पीडीएफ देख पाएंगे, और हो सके तो नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरा कवर करा देंगे। ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है। बहुसंस्कृतिवाद आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं, एक व्यवहारवाद बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, नागरिकता और उत्तर व्यवहारवाद और बहुसंस्कृतिवाद, ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा। 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे आप लोग इजीली बना पाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।